मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैंने सही किया या गलत। जरा सोचिए, एक मरते हुए बादशाह के ये आखिरी शब्द किसी को भी कितनी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर और शायद सबसे विवादित शासक के जीवन के अंतिम क्षणों की इसी उलझन को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में हम इतिहास को एक बिल्कुल तटस्थ और अकादमिक नजरिए से देखेंगे। हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के उस चरम शिखर और फिर उसके बाद हुए ढांचागत और आर्थिक पतन का बारीकी से परीक्षण करना। हम समझेंगे कि कैसे जिस दौर में साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा तक पहुंचा, वही दौर असल में उसके अंत की शुरुआत भी बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस केस स्टडी की गहराई में चलते हैं। हमने इस पूरे घटनाक्रम को 5 प्रमुख चरणों में बांटा है। पहला, एक बादशाह का निर्माण। दूसरा, मयूर सिंहासन पर कब्जा। तीसरा, आलमगीर की नीतियां। चौथा, विस्तार की भारी कीमत। और अंत में 5वां, चरमराती शाही नींव। पहला चरण, एक बादशाह का निर्माण, द आउटलायर प्रिंस। चलिए उस समय में वापस चलते हैं जब सन 1618 में गुजरात में मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म हुआ था। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर था, एकदम पीक पर। लेकिन पिता और पुत्र के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, ये स्पष्ट करता है कि वो एक दूसरे से कितने अलग थे। शाहजहां की पूरी जिंदगी भव्यता, महलों, संगीत और ताजमहल जैसी शानदार इमारतों के निर्माण में गुजरी। इसके ठीक उलट औरंगजेब का जीवन अत्यधिक अनुशासन, तलवारबाजी और धार्मिक किताबों के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। वो बचपन से ही बिल्कुल अलग मिजाज के थे। इसका एक बड़ा उदाहरण वो मशहूर घटना है जब शाही मैदान में एक बेकाबू हाथी सीधे छोटे औरंगजेब की तरफ दौड़ पड़ा। पूरा दरबार खौफ में था, लेकिन भागने के बजाय उसने भाला उठाया और हाथी के सामने निडर होकर खड़ा हो गया। ये वाकया उनके अडिग और निडर चरित्र का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अब इसी घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, मयूर सिंहासन पर कब्जा, एक बेहद क्रूर उत्तराधिकार का युद्ध। सन 1657 वो निर्णायक साल था जब सिर्फ एक अफवाह ने पूरे साम्राज्य की किस्मत ही बदलकर रख दी। 1657 में खबर फैली कि शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हैं और बस सत्ता की एक खौफनाक रेस शुरू हो गई। ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही तेज, निर्मम और रणनीतिक था। 1658 की शुरुआत में समूहगढ़ के भयंकर युद्ध में शाहजहां के सबसे चहेते बेटे दारा शिकोह की हार हुई। औरंगजेब ने बड़ी कूटनीति से काम लिया, दारा को खत्म किया और बाकी भाइयों को भी रास्ते से हटा दिया। उसी साल के मध्य में उन्होंने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया, जहां से वो सिर्फ ताजमहल को देख सकते थे। और फिर 1658 के अंत में पूरी सत्ता हासिल करके औरंगजेब ने खुद को आलमगीर का ताज पहनाया। यहीं से शुरुआत होती है तीसरे खंड की, आलमगीर की नीतियां, एक नया वैचारिक युग और एक बेहद सख्त साम्राज्य। आलमगीर, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है दुनिया को जीतने वाला। अब इस पूरे दौर के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एक बहुत बड़ा वैचारिक विरोधाभास। एक तरफ आलमगीर का निजी जीवन था जो इतना सादा था कि वो अपने हाथों से टोपियां सिलते थे और कुरान की नकल लिखते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी राज्य नीतियां थीं जो बहुत ही कठोर और विभाजनकारी थीं। दरबार से संगीत को पूरी तरह बैन कर दिया गया और जब संगीतकारों ने विरोध किया तो आदेश दिया गया कि इसे इतनी गहराई में दफनाया जाए कि ये दोबारा कभी बाहर ना आ सके। ध्रुवीकरण करने वाला जजिया कर फिर से लागू कर दिया गया। धार्मिक नीतियों को सख्ती से थोपा गया और कुछ मंदिरों को गिराने के स्पष्ट आदेश दिए गए। उनकी निजी सादगी उनके शासन की कठोरता को बिल्कुल भी कम नहीं कर सकी। और सच कहें तो यही नीतियां हमें हमारे चौथे हिस्से की ओर ले जाती हैं, विस्तार की कीमत, द इंपीरियल ओवरस्ट्रेच। ये इस युग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। साम्राज्य उत्तर में अफगान सीमाओं से लेकर दक्षिण में दक्कन तक अपने सबसे बड़े भौगोलिक शिखर पर तो पहुंच गया, लेकिन यही असीमित विस्तार उसके लिए आत्मघाती साबित हुआ। 27, ये महज कोई नंबर नहीं है। ये औरंगजेब के जीवन के वो 27 थका देने वाले साल हैं जो सिर्फ और सिर्फ दक्कन के युद्धों में बीते। दक्षिण को जीतने का ये एक ऐसा जुनून था जिसने शाही खजाने को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया और मुगल सेना को बुरी तरह थका दिया।
ये युद्ध अब बहुत बहुत महंगे साबित हो रहे थे। और ये एकदम साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे इन कठोर शाही नीतियों का सीधा और विनाशकारी परिणाम सामने आया। दक्कन में मराठा साम्राज्य उभर रहा था, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जबरदस्त छापामार युद्ध नीति यानी गुरिल्ला वॉरफेयर से मुगलों को पस्त कर दिया। उनका आगरा से मिठाइयों के बक्सों में छिपकर निकल जाना औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार थी। वहीं उत्तर में गुरु तेग बहादुर जी को दी गई फांसी ने सिख समुदाय को पूरी तरह झकझोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसी के साथ जाटों और राजपूतों ने भी जगह जगह व्यापक विद्रोह शुरू कर दिए। इन नीतियों ने क्षेत्रीय शक्तियों को मुगलों के खिलाफ पूरी तरह एकजुट कर दिया था। अब हम इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं। एक चरमराती शाही नींव, दशकों तक चलने वाले निरंतर युद्धों और विद्रोहों ने अब तक एक अजेय समझे जाने वाले बादशाह को बूढ़ा, कमजोर और बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। इतिहास कई बार बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें पेश करता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर के पास एक बहुत ही साधारण तंबू में हुई। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति, जिसने पूरी जिंदगी सत्ता के लिए संघर्ष किया, वो अंत में एक तंबू में मरा। कोई भव्य महल नहीं, कोई जश्न नहीं, और उनकी ही इच्छा के अनुसार उन्हें एक बेहद साधारण, बिना किसी पहचान वाली कब्र में दफनाया गया। हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस शासन का ढांचागत पतन कैसे एक के बाद एक घटित हुआ। ये एक क्लासिक डोमिनो इफेक्ट था। पहला कदम 27 सालों के अंतहीन युद्धों ने शाही खजाने को पूरी तरह खाली कर दिया। दूसरा कदम, जैसे ही केंद्र आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हुआ, मराठा और सिख जैसी सशक्त क्षेत्रीय शक्तियों ने खुद को स्वतंत्र कर लिया। और अंत में तीसरा कदम, इसी बिखरे हुए, कमजोर और खंडित उपमहाद्वीप का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमा लिए। जिस मजबूत नींव को औरंगजेब ने सबसे बड़ा बनाया था, वो असल में अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमें सोचने पर विवश कर देता है। एक साम्राज्य जो अपने पूर्ण भौगोलिक शिखर पर था, वो अचानक कैसे ढह जाता है? और क्या असीम महत्वाकांक्षा और कठोर केंद्रीयकरण अनिवार्य रूप से ढांचागत विनाश की गारंटी देते हैं? ये केवल एक शासक की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, अति महत्वाकांक्षा और उसके दूरगामी परिणामों का एक ऐसा अकादमिक सबक है जो आज भी प्रासंगिक है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।